पिछले कुछ सालों में स्पेस एजेंसीज लाइक नासा, ESA, रॉसकॉस्मोस, इसरो, CNSA और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक SpaceX, लॉकहीड मार्टिन ने मंगल ग्रह यानी मार्स पर परमानेंट सेटलमेंट की बात की है। हालांकि मार्स के कॉलोनाइजेशन में अभी भी कई फिजिकल और इकोनॉमिकल चैलेंजेस जरूर हैं, पर वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करने से नहीं रुकते। यदि आने वाले समय में हम इस रेड प्लेनेट पर जाने में सक्षम हो भी जाएं, तो वहां लंबे समय तक रहना और एक नई दुनिया बनाना भी आसान बात नहीं होगी। इसका मुख्य कारण है ऊर्जा यानी एनर्जी, जिसके कई सारे सोर्सेस हमारी पृथ्वी पर तो मौजूद हैं, पर मार्स पर शायद हमें ये सही मात्रा में ना मिले। मार्स के एटमॉस्फेयर में हवा इतनी पतली है कि वहाँ विंड एनर्जी काम नहीं कर सकती। पृथ्वी के मुकाबले मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 52% ज्यादा है, जिससे वहाँ गिरने वाली सोलर रेडिएशंस भी पृथ्वी की 42% रेडिएशंस के बराबर हैं। हालांकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से वैज्ञानिकों की नजरें सोलर एनर्जी पर अभी भी बनी हुई हैं। बात करें बचे हुए एनर्जी सोर्सेस जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, जियोथर्मल पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर और फ्यूजन की, तो ये सब अभी भी मार्स पर एनर्जी प्रोडक्शन के लायक नहीं हैं। पर दोस्तों, इन सब से हटकर एक ऐसी चीज मंगल ग्रह पर मौजूद है जो शायद आपको लंबे समय तक और भरपूर मात्रा में एनर्जी दे सकती है। बस शर्त ये है कि आपको मंगल ग्रह के एक चंद्रमा को नष्ट करना पड़ेगा। खैर, ये सुनने में तो बड़ा ही अजीब, अटपटा और असंभव सा लग रहा होगा, पर अगर ऐसा किया जाए तो शायद आपकी एनर्जी की सारी समस्या ही खत्म हो जाए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटे हैं। ये हैं फोबोस और डीमोस, जिसमें फोबोस चंद्रमा डीमोस से थोड़ा बड़ा है और मार्स की सरफेस से मात्र 6000 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट करता है। ये चंद्रमा किसी दूसरे चंद्रमा के मुकाबले अपने ग्रह से सबसे ज्यादा करीब है। फोबोस का ऑर्बिटल पीरियड मार्स की रोटेशन से काफी कम है, जिसकी वजह से ये मून अपने प्लेनेट से करीब आता जा रहा है। हर 100 सालों में फोबोस मार्स के लगभग 2 मीटर और करीब आता जा रहा है और करीब आने वाले 5 करोड़ सालों में ये चंद्रमा या तो मार्स से टकरा जाएगा या फिर नष्ट होकर उसके आसपास एक रिंग शेप बना लेगा। इसके अलावा फोबोस का मास हमारे मून से 70 लाख गुना कम है, पर ह्यूमन डायमेंशंस में ये काफी ज्यादा भारी भरकम ऑब्जेक्ट है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस रफ्तार से घूमने वाले चंद्रमा से भला हम मंगल ग्रह पर एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं? जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी मौजूद रहती है, जिसे हम चाहें तो अलग अलग तरीकों से हासिल कर सकते हैं। फोबोस के साथ भी हम ठीक वैसा ही कर सकते हैं। किसी टेथर यानी ना टूटने वाली और ना मुड़ने वाली रस्सी को अगर फोबोस से अटैच कर दिया जाए तो शायद ऐसा किया जा सकता है। खैर, ये कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्स की सतह से सामान को भेजने और वापस लाने के लिए ऐसा पहले भी सोचा जा चुका है। करीब 5820 किलोमीटर की एक मजबूत केबल या रस्सी को फोबोस की मार्स फेसिंग साइड पर अटैच कर दिया जाए और उसका दूसरा एंड मार्स के एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो ये हिस्सा करीब 530 मीटर प्रति सेकंड की हाई स्पीड से घूमने लगेगा। इस हिस्से के आसपास से बहने वाली हवा 1 स्क्वायर मीटर में 150 किलोवाट्स की एनर्जी पैदा कर सकती है। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर एक 20 मीटर डायामीटर वाली टरबाइन लगा दी जाए तो ये बहने वाली हवा से करीब 50 मेगावाट्स की एनर्जी पैदा कर सकती है, जो एक शहर के लिए शायद काफी है। ये टरबाइन किसी आम टरबाइन जैसी ना होकर एक सुपरसोनिक टरबाइन ही होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि रस्सी या केबल से अटैच होने के बाद और टरबाइन के इफेक्ट से फोबोस पर भी काफी बड़ा असर पड़ेगा। मंगल ग्रह से करीब आने की इसकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी और चक्कर लगाते हुए ये और करीब आने लगेगा। जितनी ज्यादा सुपरसोनिक टरबाइंस लगाई जाएंगी, फोबोस के गिरने की स्पीड भी उतनी ज्यादा बढ़ने लगेगी। इस दौरान हमें केबल या रस्सी को लगातार छोटा करना पड़ेगा ताकि वो मार्स की सरफेस पर ना गिरने लगे। कैलकुलेशंस के मुताबिक जब तक फोबोस मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तब तक टरबाइंस के जरिए हम करीब 4 × 10⁻22 जूल्स जितनी एनर्जी हासिल कर चुके होंगे। मंगल ग्रह पर इतनी एनर्जी करीब 1000 सालों तक लगभग 33 करोड़ लोगों की पूर्ति आराम से कर सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे रस्सी की लंबाई छोटी होती जाएगी और टरबाइंस की संख्या भी बढ़ने लगेगी, हमें रस्सी का वजन और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ ही टरबाइंस की एफिशिएंसी और पावर ट्रांसमिशन के तरीकों के चलते हमें एनर्जी में गिरावट देखने को मिल सकती है। फोबोस को हमें मार्स से मिलने वाली टाइडल फोर्सेस से भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक निश्चित दूरी पर इन टाइडल फोर्सेस की वजह से हमारा चंद्रमा फोबोस पूरी तरह से तबाह भी हो सकता है।
अब अंत में बात करें उस समय की जब फोबोस या उसके टुकड़े हजारों सालों बाद मार्स के एटमॉस्फेयर से सीधा उसकी सतह पर टकराएंगे। इस दौरान रस्सी या केबल फोबोस की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले चुकी होगी और इतनी ही एनर्जी सीधा मंगल ग्रह की सतह पर आ चुकी होगी। फोबोस की टक्कर से मार्स की सरफेस पर एक क्रेटर बनने की संभावना हो सकती है और काफी मात्रा में डिब्री यानी सतह का मलबा भी अंतरिक्ष में जा सकता है, जो बाद में जलते हुए पत्थरों की बरसात कर सकते हैं। ये दृश्य शायद ही कोई देखना चाहेगा। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।